भाजपा सरकार में तो अम्बेडकर नगर का कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो कुछ विकास हुआ है बसपा सरकार में लालजी वर्मा के द्वारा मेडिकल कॉलेज बनवाया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया गया है, फ्लाईओवर बनवाया गया है। रितेश पांडे और माननीय लालजी वर्मा के बीच में अगर हम देखें तो माननीय रितेश पांडे जी भी जुमा जुमा एक हफ्ता 10 दिन पहले वो बीजेपी सरकार में आए। इससे पहले वो गठबंधन की जो 2019 में हुआ था उसके प्रत्याशी थे और यहाँ से शानदार उन्होंने विजय की थी। नमस्कार, मैं हूं सभी अब्बास। आप देख रहे हैं यूपी खबर एबीएन। आज हम चाय पर चर्चा करने वाले हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम आज कुछ लोगों से चाय पर चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल क्या है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हम इनसे पूछेंगे कि जो अंबेडकर नगर लोकसभा है, एक तरफ लालजी वर्मा है तो दूसरी तरफ बीएसपी से आए रितेश पांडे बीजेपी में के उम्मीदवार हैं। तो हम सीधे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का विकास जिले में हुआ है और किस तरीके से प्रचार प्रसार जो है अंबेडकर नगर में चल रहा है। जी बताइए कि लालजी वर्मा और रितेश पांडे चुनाव मैदान में है और रितेश पांडे 5 साल सांसद रहे, कितना विकास हुआ? भाजपा सरकार में तो अम्बेडकर नगर का कुछ विकास नहीं हुआ है। यहाँ जो कुछ विकास हुआ है बसपा सरकार में लालजी वर्मा के द्वारा मेडिकल कॉलेज बनवाया गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया गया है, फ्लाईओवर बनवाया गया है। तो सब बसपा कार्यकाल में, मायावती जी के कार्यकाल में जो कुछ विकास हुआ है वो उनका हुआ। 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव में मुद्दे क्या होंगे? इस चुनाव में मुद्दे यही होंगे, बेरोजगारी। जब से इनकी सरकार आई है जितने पेपर हो रहे हैं नौकरी के सब लीक हो जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, झूठा वादा करके जो है जनता गुमराह करके वोट लिए हैं, यही मुद्दा रहेगा। महंगाई की अगर बात की जाए तो सरकार तो कह रही है 100 रुपए हमने गैस पे कम कर दिया, 2 रुपए जो है पेट्रोल पे कम कर दिया। अरे तो 2014 में सरकार आई थी तो 425 रुपया गैस था, पेट्रोल का मूल दाम कम से 55 या 60 रुपए था, डीजल का 55 रुपए था। तो तब से तो 2 गुना मूल्य हो गया। 100 रुपया घटाने से क्या होगा भाई? जनता अपने बच्चों को जो है पेट काट के किसान मजदूर पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा नौकरी नहीं पा रहा है। जनता परेशान है बेरोजगारी और महंगाई से। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। लालजी वर्मा और रितेश पांडे चुनाव मैदान में हैं। रितेश पांडे ने कितना विकास किया है? रितेश पांडे और माननीय लालजी वर्मा के बीच में अगर हम देखें तो माननीय रितेश पांडे जी भी जुमा जुमा एक हफ्ता 10 दिन पहले वो बीजेपी सरकार में आए। इससे पहले वो गठबंधन की जो 2019 में हुआ था उसके प्रत्याशी थे और यहाँ से शानदार उन्होंने विजय की थी। और चूंकि सरकार में वो नहीं थे इसलिए बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं। हाँ, सदन में अपनी थोड़ी बहुत बात जो भी हो सकती थी वो कर रहे थे, वो अलग मैटर था। लेकिन चूंकि विकास की गंगा जो होती है वो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार यहाँ उसके अम्बेडकर नगर के विपक्ष में बैठी है तो जाहिर सी बात है कोई विकास नहीं हुआ। डबल इंजन उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार जो रन कर रही है वो डबल इंजन की सरकार बताने वाले कहाँ उत्तर अम्बेडकर नगर में कौन सा विकास किया? विकास का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि हमारा अगर एक हाथ बहुत मजबूत हो जाए, एक में अगर हमको लकवा मार दे तो हम बहुत मजबूत हो गए। ये विकास का थोड़ा ही होता है। जब तक किसानों के खेत उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, उसके घर में बैठा बेरोजगार अगर कोई नौकरी नहीं पाता, कामगारों के हाथ में काम नहीं आता है और जो भी पेशा है अगर वो स्वस्थ ढंग से नहीं चल रहा तो विकास का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हाँ चंद लोग अगर अमीर हो गए हैं, बाकी सब कंगाल पति में है, तो विकास का मतलब थोड़ा ही रह जाता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, गंगा जमुनी की तहजीब की यह धरती है और जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। ऐसे महान लोहिया की ये धरती है। उसके बाद शोषित वंचित पीड़ित की आवाज को ही बुलंद नहीं करने वाले बल्कि उनके हक हकूक को दिलाने वाले बाबा साहब के नाम का ये जिला है जो उनके नाम से सुशोभित हो रहा है।
अगर बीजेपी के हाल में अगर आप हमसे पूछेंगे तो आप जब भी देखेंगे चुनाव 52 से लेकर 2024 में हम गुजर रहे हैं, और बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो 2014 में उसका झंडा यहाँ गड़ा था, और इसलिए गड़ा था कि मोदी ने एक ऐसा आईना दिखाया था, झूठा आईना दिखाया था, जिसमें लोगों को लगा कि 15 लाख रुपया अगर हमको मिल जाएगा तो हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी, जिसको उनके ही दाहिने हाथ अमित शाह ने बाद में सरकार बनने के बाद जुमला कह दिया, और उसके बाद उसका तुरंत पनिशमेंट 2019 में यहाँ की जनता ने दिया था, ये आप और हम सब जानते हैं। तो लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, और भी कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे। ये बताइए, 2024 का चुनाव चल रहा है, रितेश पांडे बीजेपी से है, तो लालजी वर्मा गठबंधन, इंडिया गठबंधन और समाजवादी से हैं। तो क्या लग रहा है इन दो प्रत्याशियों में सबसे अच्छा और काम करने वाला कौन? सबसे अच्छा काम करने वाला लालजी वर्मा है। रितेश पांडे भी 5 साल सांसद रहे। 5 साल रहे, वो तो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन अब भाजपा में गए हैं ना, तो भाजपा सरकार जो चाहेगी वही होगा। तो भाजपा में गए हैं तो कहीं न कहीं विकास तो और होगा। कहाँ विकास हो रहा है भाजपा सरकार में? विनाश हो रहा है। अभी तो सीएम आए थे 2 दिन पहले, तो उन्होंने 21 अरब जो है अम्बेडकर नगर को दिया है। ये तो हमको नहीं पता है कैसा अरब दिया है, लेकिन वही पुराना काम बताए हैं सब। कोई नया प्रोजेक्ट तो यहाँ लगा नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है इस 2024 में क्या माहौल है? यहाँ इंडिया गठबंधन जो है लालजी वर्मा के पक्ष में रहे। लोग ईवीएम पे भी सवाल उठाते हैं, क्या है ईवीएम? ईवीएम ये एक तरह से चोरी वाला काम है। ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर सबसे अच्छा है। क्या मानते हैं आप, बैलेट पेपर से हो या फिर ईवीएम? बैलेट पेपर। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो कहीं न कहीं ईवीएम पे जो सवाल खड़े होते हैं तो उस पे कहीं न कहीं विराम लग जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। ये बताइए कि 2024 चुनाव चल रहा है, बीएसपी ने अभी तक कोई कैंडिडेट उतारा नहीं है। बीजेपी और गठबंधन, इंडिया गठबंधन से लालजी वर्मा है, बीजेपी से रितेश पांडे, जो हाल ही में जो है अभी बसपा से इन्होंने त्याग पत्र देकर और चले गए बीजेपी में। तो किस तरीके की ये लड़ाई है, क्या है ये पूरा माहौल? जहाँ तक लड़ाई की बात है, ये मायावती कैंडिडेट नहीं उतारती है, तो एक तरफ गठबंधन करिए। जैसे भले मायावती का ग्राफ नहीं है, लेकिन 2 किलो सब्जी में 15 ग्राम नमक जो है वो स्वाद बदल देता है। वो चाहे मायावती का ग्राफ 10% हो, 5% हो, हैं, अगर वो इंडिया गठबंधन में आ जाए तो इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से। तो ये मान रहे हैं कि अगर बीएसपी का वोट जो है गठबंधन में आ जाएगा तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा। सही बात है। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। ईवीएम की जो बात लोग कर रहे हैं, ईवीएम से जो है खेला हो जाता है, तो क्या है ये खेला? जहां तक ये ईवीएम के चुनाव से मैटर है, मेरा चुनाव आयोग से सिफारिश है, आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं, क्योंकि ईवीएम पे पहला प्रश्न चिन्ह किसी जमाने में सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था, जो कि बीजेपी के बड़े लीडर थे ही। और ये प्रश्न चिन्ह बढ़ते बढ़ते आज बहुत विकराल रूप में हो गया है। मतदाता वोट देता तब भी वो समय अपने को ये निश्चित नहीं रूप में पाता कि हमारा वोट कहाँ गया। तो मेरा चुनाव आयोग से निवेदन है, चुनाव चूंकि समर बच गई है,
भारत देश बड़ा देश है, 28-29 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सबके चुनाव हो रहे हैं, 543 सीट का चुनाव है। तो चुनाव आयोग क्यों नहीं 5 प्रदेशों में, वो दक्षिण उत्तर भारत जितना बड़ा देश है, उसमें 5 प्रदेशों में कम से कम 5 प्रदेश में वो चिन्हित कर ले, 5 प्रदेश में हम बैलेट बॉक्स से चुनाव करवाएंगे, और वो जो गिनती आएगी वो कहीं न कहीं कोई मिसाल छोड़ जरूर जाएगी कि ईवीएम कितना सही है कितना गलत। सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश में ही अगर चुनाव हो जाए और बीजेपी आज कहती है हम 80 में जीतेंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि डंका बाज जलाएंगे, 80 में हम जीत रहे हैं, और परिणाम 2-3 चुनाव से जो कंटिन्यू हो रहा है, जनता को हजम नहीं हो रहा है, और ये चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे भी जो प्रश्न खड़ा हो रहा है वो भी नहीं खड़ा होगा, और मतदाता को भी ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हमने जहां वोट दिया वो हमारा सही जा रहा है, हम हारे या जीते उससे नहीं मतलब है। तो किन्हीं 5 प्रदेशों में आप करवा लीजिए बैलेट पास से चुनाव, ये मेरी चुनाव आयोग से गुंजाइश है। होगा, लगेगा 4 दिन गिनने दीजिए, क्या दिक्कत आती है। अच्छा, ये बताइए जो चंदे वाला मामला चल रहा है क्या है ये चंदे में अब क्या बताएं, बहुत ये है कि जैसे आपके घर छापा मारा जाए, ये तो एक जैसे डकैती का रूप होता है, जो मेरी समझ में अभी आया कि पहले ईडी और सीबीआई की छापा मारा जाता है, फिर अगला जाके कंप्रोमाइज करता है, वो चंदा देता है, छूट जाता है, बीजेपी में जाता है, अपना पूरा धंधा सब चलवाते हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा वाले सब लोग वही पूरा अपना हजम कर जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है। एक तरफ दूसरी जैसे लालू यादव के ऊपर बराबर वो अटैक कर रहे थे कि ये वंशवाद कर रहे हैं, उसके विकल्प में मोदी ने कहा कि पूरा भारत मेरा, माने हर घर से वो अपने को जोड़ रहे हैं, तो वो भी तो वंशवाद में ही आएगा, परिवार वंशवाद में वो भी आएगा, वो इतना होगा वो पार्टीवाद में आएगा। जैसे लालू यादव ये चाहते हैं कि उनका लड़का फले फूले, वैसे आप भी चाहते हैं पूरा बीजेपी में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए और आप बीजेपी ही पूरा फूले फले, तो फिर वो पार्टीवाद में आपके चला जाएगा। और जिनकी विचारधारा जितनी पार्टियां, चूंकि आप पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो फिर वो पार्टीवाद हो चाहे वो वंशवाद हो, बात तो एक ही हो गई। क्या लालू यादव या अखिलेश यादव 403 एमपी विधायक यहाँ बनते हैं, 80 सांसद यहाँ बनते हैं, 40 वहां बनते हैं, लगभग 300 सीट वहां विधानसभा होते हैं, सब पे तो नहीं लड़ते हैं ना। और अगर लड़ते हैं तो जनता को मोहर लगानी है, जनता ना मोहर लगाओ तो उनका वंशवाद फेल, अगर जनता मोहर लगाती है तो वंशवाद पास। ये तो जनता के हाथ में है ना, चाबी तो जनता के पास है, जनता क्यों दे रही है। अगर हम देखें वंशवाद में, अगर आपका लड़का एक भी दिन बैट नहीं उठाया है, वो क्रिकेट का महारथी है। नीचे राजनाथ सिंह है, हमारे प्रदेश से हैं, जो कि बड़ी हस्ती राजनीति में बीजेपी में माने जाते हैं, उनका लड़का विधायक एमपी होता है। तो ये वंशवाद चूंकि बाप के पास है नहीं, आपके नीचे जितने लोगों का है उनकी दशा भी तो आप बताते चलिए कि नहीं बताएंगे। केवल दूसरे जब किसी के ऊपर एक अंगुली उठाएंगे आप तो 3 अंगुलियां अपनी तरफ भी इशारा करती हैं, उसको भी जरा गिरवान में अपनी झांक के देखा जाए। और दूसरी चीज ये है, अगर मठ मंदिर से ही स्वर्ग का रास्ता जाता है, मठ मंदिर या मस्जिद हो, तो वहां से मौलाना, यहां से बाबा क्यों लखनऊ जाने के लिए तैयार हैं या दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब स्वर्ग का रास्ता लखनऊ और दिल्ली से जाता है, ना कि मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे से जा रहा है। ये मेरा अपना मानना है। आपका कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि जो राम मंदिर को लेके जो है ये लोग कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर हमने बनवाई है, तो क्या इसका ये गलत कह रहे हैं। 1949 में इसका मुकदमा, जहां तक मैं जान रहा हूँ, अयोध्या में बाबा लोग बताए कि रामलला प्रकट हुए, जिस स्थान पे आज मंदिर बना हुआ है, बन रहा है, वो प्रकट हुए 49 से। अगर एक अदना आदमी भारतीय न्यायपालिका में आप देखेंगे, एक आप दीवानी कर दीजिए और जिला स्तर पे ही अगर 30 साल में फैसला हो जाएगा तो आप बताइएगा, ये सिविल वाले इसमें वाले मैटर में नहीं हो पाता है। जबकि एक बार जिला पे आदमी लड़ता है या तहसील पे लड़ता है, फिर जिला पे जाता है, फिर जिला से वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट में नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक मुकदमा रामलला का इससे चला था, पहले फैजाबाद में फैसला हुआ, फिर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट वहां फैसला हुआ, वहां भी लोग नहीं सहमत हुए तो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत के समस्त, चाहे वो किसी भी धर्म विषय के लोग रहे हैं, सब अच्छे रूप में स्वीकार किया। अब उसको आप अपनी जीत में जो जीते, जो संगठन जीता वो नहीं चिढ़ा रहा, लेकिन आप चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, और आप धर्म के अफीम का नशा चढ़ा करके लखनऊ और दिल्ली कब्जा करना चाहते हैं। आपका मेन मकसद है बस। बहुत
लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके जो है राम के नाम पे वोट मांगी जा रही है या राम के नाम पे जो है कहीं ना कहीं उनको वोट के लिए कहा जाता है, तो ये लोगों का कहना है। हालांकि इस पे अब ये देखना होगा आने वाली 25 मई को जब लोग मतदान करने जाएंगे। सैयद सबी अब्बास, यूपी खबर, अम्बेडकर नगर।